भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में हो रही सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले 1 घंटे में देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर खास चर्चा। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी पर खास जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। क्या बीजेपी सरकार बनने के बाद सबको सस्ते घर देने का वादा पूरा कर सकेगी? 100 स्मार्ट शहर बनाने का फैसला क्या कागजों से असलियत में उतर पाएगा? क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की नजर से भुवनेश्वर के बाजार को जानेंगे और देखेंगे मशहूर गायिका शिवानी कश्यप के खूबसूरत घर को। आज के शो में हम खास फोकस करने जा रहे हैं नई सरकार के हाउसिंग एजेंडे पर। इस एजेंडे में सरकार की प्राथमिकता है देश में 100 नए स्मार्ट शहर बसाने की। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे जमीन पर साकार करना बड़ी चुनौतियों से भरा होगा। एक तरफ जमीन से जुड़े विवादित मुद्दे हैं, वाजिब मुआवजा है और जमीन अधिग्रहण एक्ट। सब मिलाकर कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क। 100 स्मार्ट नए शहरों की जगह क्या मौजूदा शहरों की हालत सुधारने पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है? नए मंत्री और नई शुरुआत। शहरी विकास और आवास मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हुए वेंकैया नायडू ने ऐलान किया कि 2022 तक सबके लिए आवास उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहर बनाना भी उनके मंत्रालय की प्राथमिकता होगी। हमारा प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम टॉप प्रायोरिटी देने वाले आने वाले दिनों में 100 न्यू स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट, सेफ, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर फैसिलिटीज, better connectivity and better living for the people. सुनने में तो ये योजना बहुत शानदार लगती है, लेकिन पूरे आसार हैं कि ये योजना कागजों पर धूल चाटती रह जाए, क्योंकि हर शहर को बनाने के लिए कम से कम 10,000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। और हाल के भूमि अधिग्रहण बिल में जमीन मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे के मद्देनजर किसी भी सरकार के लिए ये काम बेहद मुश्किल होगा। नए शहर के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो ये पता चलेगा करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया तो लग जाएगा केवल जमीन खरीदने के लिए। और फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तो हो सकती है, लेकिन जमीन कैसे आएगी? और ये पॉलिटिकली भी सेंसिटिव इशू है, लोकल सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर जमीन भूमि अधिग्रहण कानून में कोई संशोधन नहीं होता है तो ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगी। ये तर्क भी दिया जा सकता है कि स्मार्ट सिटीज बनाने की बात पहले भी हो चुकी है। DMI CDC जैसी परियोजना 2007 से चल रही है, जिसका मकसद इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स या ऐसी स्मार्ट सिटीज ही बनाना है जहां खुद की बिजली, रेल और सड़कों का जाल जैसी सुविधाएं हों। दिल्ली के मास्टर प्लान में भी शहर के किनारों पर 5 नए उपनगर बनाने का प्रस्ताव है। तो फिर नई सरकार के इस ऐलान में क्या नया है? I think 100 is a very, it's too visionary for me right now. And if we can demonstrate 5 or 10. मेरे ख्याल से 100 तो बहुत ज्यादा हैं। अगर 5 से 10 भी बन जाएं तो अगले 20 से 25 शहर अपने आप बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि जो मौजूदा शहर हैं, उनके विकास से ध्यान नहीं हटना चाहिए। The immense task that is waiting to be done for our existing cities. स्मार्ट सिटीज होती क्या है, ये भी समझना जरूरी है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि
कंप्यूटर कंट्रोल हो, सारे कंट्रोल, जैसे कि रोड सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिमुलेशन है, या आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एनर्जी में है, बिजली जाती है पता ही नहीं चलता उन्हें 2 दिन तक कि किस लिए गई है, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो वो सब कंप्यूटर पे आ जाएगा। बेशक स्मार्ट सिटीज में बेहतर सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जानकार मानते हैं कि जमीन और पैसे की कमी को देखते हुए अगर सरकार मौजूदा शहरों को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार अभी प्रस्ताव का खाका तैयार कर रही है, लेकिन अधिकारियों की राय है कि अगर इस तरह की दूसरी योजनाएं मिला दी जाएं, तो नतीजा बेहतर रहेगा। नई दिल्ली से ओइनतम ओझा सिन्हा की रिपोर्ट। लो कॉस्ट हाउसिंग यानी कम कीमत वाले घर, जिससे हर किसी के सर पर हो आशियाना, यही है बीजेपी सरकार का नया एजेंडा। इस वक्त भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों की जरूरत और सबसे ज्यादा समाज के गरीब और निचले तबके को है। इसके लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल शिवदास। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनकी नई सरकार से लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किफायती मकानों के क्षेत्र में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अगले 8 साल में हर परिवार को एक घर देने का वादा किया है। काम आसान नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे नीयत का पता चलता है। बीजेपी ने एक बहुत ही साफ संदेश दिया है। अधिकतर बिल्डर अमीरों और मध्यम वर्ग के लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मुनाफा उसी में है। लेकिन जब सस्ते घरों की बात आती है तो बातों के अलावा कुछ और नहीं होता। भारत में सस्ते घरों की बेहद जरूरत है। एसोचैम के आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए लगभग 1 करोड़ 90 लाख घरों की कमी है। इतनी मांग होने के बावजूद भी सप्लाई बहुत ही कम है। राजीव आवास योजना जैसी सरकारी योजना कोई खास असर नहीं डाल सकी है, जबकि बढ़ती लागत और कम मुनाफे के कारण निजी बिल्डरों के साथ साझेदारी में बनने वाले मकान बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। 20 लाख रुपए से कम दामों वाले घरों में बहुत ही कमी आई है। ये बात कम से कम 10 साल से लोगों को पता है और अब इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। इस सेक्टर में उम्मीद की एक वजह गुजरात में हुआ विकास भी है, जहां सरकार ने सस्ते मकान बनाने के मकसद से बिल्डरों को सरकारी जमीन पर या तो छूट देकर या फिर निजी जमीन पर FSI बढ़ाकर मकान बनाने का प्रोत्साहन दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक सस्ते घरों के बारे में अपनी नीति की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन डेवलपर्स और उद्योग के जानकार सरकार से ये चाहते हैं। हायर FSI, लो कॉस्ट ऑफ लैंड, ज्यादा FSI, सस्ती जमीन, जल्द मंजूरी और प्रोजेक्ट बनने के लिए सस्ता लोन, साथ ही इनकम टैक्स में छूट आदि से सस्ते मकानों को बढ़ावा मिलेगा। अगर ये हो जाए तो देश में क्रांति आ जाएगी और रियल एस्टेट के बल पर खूब रोजगार मिलेगा। इनकम टैक्स इंसेंटिव टू प्रमोट लो कॉस्ट हाउसिंग, these are the critical aspects. There has been a claim that affordable housing sector should be called infrastructure. पहले मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर को टैक्स पर छूट मिली है। किफायती घर भी इंफ्रा में आने चाहिए, सड़क और रेल की तरह नहीं, लेकिन नियम बदलते रहते हैं, इसलिए एक सेक्टर के साथ रखने में फायदा होगा। That sector automatically flow into the other one. That could also make a significant change. हमने जिन बिल्डरों और जानकारों से बात की, उनका कहना था कि मोदी सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे संपर्क में है। ये एक संकेत है कि मौजूदा सरकार इस सेक्टर को गंभीरता से ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर किफायती घरों की मांग पूरी की जा सकेगी? फिलहाल आवास राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए जहां गुजरात जैसे एक राज्य में ऐसी योजना लाना आसान था, वहीं देश भर में कोई एक योजना लागू करना आसान नहीं होगा। फिर भी विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर बीजेपी की राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं अमल में लाती हैं, तो दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा। मुंबई से निखिल शिवदास, NDTV।
तो सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट एजेंडे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सौरभ सोंथालिया हमारे साथ हैं, कंट्री हेड डुएट इंडिया ग्रुप और प्रमोटर हैं सारे होम्स के, और साथ ही प्रोफेसर JH अंसारी हैं जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं और पूर्व डायरेक्टर हैं SPA के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर अंसारी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सुनने कहने में बहुत अच्छा लगता है कि सरकार का एजेंडा है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है 100 स्मार्ट शहरों की, लेकिन क्या हम मौजूदा हालत में अपने किसी भी शहर को स्मार्ट शहर कह सकते हैं? 100 नए शहरों के लिए, स्मार्ट शहरों के लिए जो कुछ चाहिए वो हमारे किसी मौजूदा शहर में नहीं है। टाउन प्लानिंग, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट, वेस्ट डिस्पोजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। स्मार्ट सिटीज का आइडिया अगर आप थोड़ा सा अलग थोड़ी देर के रखते हैं, 100 शहर बनाने का जो एम है, वैसे तो फिगर तो बहुत लंबी चौड़ी है, मगर नए शहर बनाने का आइडिया नया नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा आजकल के ज़माने में ये होगा, अगर हम नए शहर बनाएं, कि हम उन शहरों को ऐसी जगह पे बना सकते हैं जहां पे फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को हम कंज्यूम नहीं करेंगे, जो कि हम करेंगे अगर हम एग्जिस्टिंग शहर को आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो बड़ा फायदा ये है। दूसरे ये है कि जो नए शहर बनते हैं उनको हम इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं कि वो बड़े बड़े शहरों के सैटेलाइट बनकर के डेवलप हों, इसलिए हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर कम हो। ये तो फायदा है 100 नए सिटीज बनाने का। अब वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा उसकी तरफ हम कोशिश कर सकते हैं। कब तक बनेगा? अब शहर तो बसते हैं। और नोएडा का जो हमारा एक्सपीरियंस है, 1976 से शुरुआत हुई थी और आज 40 साल हो चुके हैं उस शहर को, तब जाके वो इस स्टेज में पहुंचा है। तो ये एक बड़ा इश्यू है कि आप अगले 7-8 साल में इसमें से कितना अचीव कर सकते हैं। अगर हमने कुछ उसकी तरफ प्रोग्रेस कर ली, वो भी एक अच्छा बढ़ता हुआ कदम होगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो इशू मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरेगा, 100 शहर जो है वो आप किन किन स्टेट्स में ले जाएंगे? क्या 3-3 शहर हर स्टेट में देंगे? अगर किसी में कम और किसी में ज्यादा देंगे तो वो प्रॉब्लम है। फिर हर MP सामने आ जाएंगे, कहेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में साथ ही हाउसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो वहां पर भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। जहां तक एक बात मैं बता दूं कि जो लैंड एक्विजिशन का मसला है जो अक्सर सामने आता है, अगर हम इन शहरों को गांव की जमीनों पे जहां बंजर जमीन है अगर हम वहां बनाएंगे तो वहां लैंड एक्विजिशन का इतना मसला नहीं है। वो इसी लैंड एक्विजिशन एक्ट को बगैर बदले हुए हम तेजी से वहां आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, उस कनेक्टिविटी भी उसका एक अहम हिस्सा है। अगर हम लो कॉस्ट हाउसिंग पर आए, सौरभ, यहाँ पर अभी तक जो अहम बात देखने में आई है कि डेवलपर्स के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रही है। उनके जो मार्जिन होते हैं प्रॉफिट के वो काफी कम रहते हैं, इस वजह से भी यहाँ बहुत ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है लो कॉस्ट हाउसिंग में इंसेंटिव्स बढ़ाने की जरूरत है सरकारी स्तर पर, जिससे कि डेवलपर्स आगे आए? देखिए, हम जब लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि वो लो कॉस्ट हाउसिंग हम कहाँ बनाना चाहते हैं। बिकॉज किसी भी तरह की जो हाउसिंग है अगर हम शहरों के बगल में बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो है जमीन का, लैंड का। अगेन मैं मेरी पुरानी पॉइंट पे आ जाऊं, कनेक्टिविटी। अगर आप शहर के इर्द गिर्द कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे तो उससे ऑटोमेटिकली जमीन की प्राइसेस कम हो जाएंगी। बिकॉज आज क्या होता है कि आदमी, सबसे वैल्यूएबल चीज जो आदमी के पास होती है वो टाइम। हर एक आदमी अपने वर्क प्लेस के करीब रहना चाहता है। अगर आप उस डिस्टेंस को माइल्स में न देख के टाइम में अगर देखें और अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें तो ऑटोमेटिकली जो शहर का दायरा है वो बड़ा होता जाता है और वो एक्सपोनेंशियली बड़ा होता जाता है और उससे जमीन की दाम ऑटोमेटिकली कम रहती हैं और उससे बिल्डर्स फिर लो कॉस्ट या रीजनेबल प्राइस हाउसिंग अगर मैं कहूं तो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। यहाँ पर अंसारी साहब, मैं वापस से एक बार स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाना चाह रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है और शायद हमने बाहर के देशों में देखा भी है, तो लगता है कि अगर भारत में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोशिश की गई कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में के रास्ते में ये सब इस तरह के शहर बनाए जाएं और एक जो सामने आया था वो था धोलेरा।
और मेरे ख्याल से जो मैं उसके बारे में पढ़ पाई, मुझे एक उसमें सिर्फ फेलियर की कहानियां ही सुनने को मिली। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं के ऊपर ये एग्जांपल्स मौजूद नहीं है। यूपी का एक शहर है मिर्जापुर, वहां के ऊपर जीआईएस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने शहर को मैनेज करने के लिए एक मॉडल बनाया था। एक सिंपल सी चीज, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक मकान को बनाने के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। अच्छा, अब वो किसी को, म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं होता कि ये नया मकान बन गया है, इससे हमें प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि वो जीआईएस सिस्टम के थ्रू ये जोड़ दिया कि जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास, म्युनिसिपैलिटी के पास मौजूद है, इस मकान के ऊपर टैक्स लगाओ। तो इस तरह से बहुत सारे मकान, अब हमारे यहाँ दिल्ली में अगर आप देखें कितने परसेंटेज मकान ऐसे हैं जो बने हुए हैं जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, टैक्स लगता नहीं है। और वो अगर हम एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ जीआईएस प्लेटफॉर्म पे उस डाटा को ले आए तो उससे काफी कुछ चल सकता है। मगर ये कि हम बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल्स भी देते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक एग्जांपल इसकी बड़ी अच्छी है, गार्बेज बिन देखते हैं हम, ओवरफ्लो करते रहते हैं। ये एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही गार्बेज बिन 80% फुल हो जाता है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वो मॉनिटरिंग स्टेशन को एक मैसेज भेजता है कि ये गार्बेज बिन है 80% फुल हो चुका है। फौरन गाड़ी भेज करके आप उसको एम्प्टी करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो हम, ट्रैफिक में इसका बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, कुछ इस्तेमाल हो रहा है जी। तो इससे फायदा ये है कि स्मार्ट सिटी कहने से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आगे चल के हमारी माइंड की ट्यूनिंग इस तरफ हो जाएगी। जैसे चंडीगढ़, मुझे याद है चंडीगढ़ का जब बनने का था, बड़ा भारी डिबेट था कि हम नया शहर बनाए या किसी छोटे शहर को बड़ा कर ले, मगर हमने नया शहर बनाया। उसका फायदा ये हुआ कि उससे जो एक नए तरीके का आर्किटेक्चर, एक नए तरीके का प्लानिंग का एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हुआ, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है, चारों तरफ नजर आता है, खासतौर से पंजाब में, हरियाणा के शहरों के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ने के लिए अगर हम कदम उठाना है तो हम उसके लिए पहले बात करनी शुरू करनी जी। लेकिन स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए जमीन चाहिए, और आपने कहा कि बंजर जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डेवलपर्स के पास, बिल्डर्स के पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो भी बदलाव आए हैं उसके बाद ये है कि लैंड की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। सौरभ, तो क्या ये फीजिबल रह गया? क्योंकि डीएमआईसी में भी हमने देखा कि बहुत सारे लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलेड हैं, रुके हुए हैं। शहरों में आप अगर लैंड एक्वायर करते हैं डेवलपर के तौर पर तो आपको दोगुना मार्केट प्राइस देना पड़ता है, गांव में चौगुना मार्केट प्राइस देना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट है, रीसेटलमेंट कॉस्ट है। इन सब चीजों को देखने की जरूरत क्या आपको लगती है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं इसमें एक सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कहीं पर भी। ये जो लैंड एक्विजिशन, जो गवर्नमेंट जो फ्रेज है, इसमें यह है कि आप किसी से जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये मेरा कहना है कि आप कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। अगर जो जमीन का मालिक है वो जमीन बेचना चाहे तो वो बेचेगा और वो मार्केट प्राइस पे बेचेगा। इसके लिए आपको चाहिए एज ए गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। आप जमीन जबरदस्ती एक्वायर करके आप चाहें कि वहां पे लोग बस जाएं तो वहां पे लोग नहीं बसेंगे, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं उस जगह में तो लोग ऑटोमेटिकली जाके बसना शुरू करेंगे। अंसारी साहब ने स्मार्ट सिटीज में का उदाहरण दिया, मैं उससे भी पहले एक बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस इज खाली कंप्यूटराइजेशन नहीं है। जब हम एक सिटी की प्लानिंग करते हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि आज से 20 साल बाद इस सिटी का चेहरा क्या होगा, कितनी चौड़ी सड़कें हमें चाहिए, किस तरह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट इवैक्यूएशन वो चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस सिटी में चाहिए। अगर हम वो पहले से प्लान कर लेते हैं, दैट इज स्मार्टनेस। आज के दिन दिक्कत ये होती है कि पहले शहर बस जाते हैं, उसके बाद हम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं। और उससे भी बड़ी दिक्कत होती है कि लोग आते रहते हैं और शहर पर बोझ पड़ता रहता है। यहां मैं अंसारी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि
आंकड़े कहते हैं 2050 तक 50% जो भारत की जनता है वो आके शहरों में बस जाएगी। तो स्मार्ट सिटीज ही क्यों बनानी है? आप ग्रामीण इलाकों में जाकर के उन्हें बेहतर क्यों नहीं बना सकते हैं, या आप छोटे शहरों को इतना बेहतर क्यों नहीं बना सकते हैं कि लोग बड़े शहरों की तरफ रुख ही ना करें? देखिए, इसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जैसे शहरों की या कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो वैसे वैसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहरों में आके बसने लगती है। इस वक्त दुनिया की जितने भी डेवलप कंट्रीज है उसमें 60 से 70% लोग जो हैं वो शहर में आकर के रहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक जरा मुश्किल मुद्दा है। हालांकि प्रेसिडेंट कलाम साहब ने एक जमाने में एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का, यानी कि आप अर्बन एम्यूनिटीज ने गांव के अंदर, वो प्रोजेक्ट थोड़े दिन चला मगर बंद हो गया। हो सकता है अब ये गवर्नमेंट आ रही है उसको और एम्फेसाइज करे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की इनपुट चाहिए। तो ये तो ठीक है, अगर हम गांव को भी थोड़ा डेवलप करें अच्छा है, मगर ये कि शहरों को डेवलप करना जो है हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट आता है कि जमीन महंगी है, अब मैं देखिए मेरे ख्याल में बीजेपी ने अपने एजेंडा मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लैंड को एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा पोटेंशियल है लैंड को एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करने का कि हमने अभी तक इसके बारे में सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। अब जैसे जमीन है, अहमदाबाद में मुझे पता है, एक एग्जांपल मुझे यह पता है, वहां पे टेक्सटाइल मिल की जमीन पड़ी हुई थी बहुत दूर दूर तक, बड़ी काफी जी। वो उसका लैंड यूज चाह रहे थे, उसके जो मालिक थे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें लैंड यूज चेंज कर देंगे इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल के ऊपर, मगर आप हमें 25% लैंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, हम उसके ऊपर गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताऊं, यहाँ दिल्ली के अंदर एक यहाँ पे हो रहा है, कोटपुतली का एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो अनऑथराइज तरीके से ऑक्युपाइड है। वो कहा गया कि भाई आप डेवलपर से कहा गया कि भाई अच्छा ठीक है, ये जो लोग हैं जो पूरी जगह घेरे हुए हैं उनको हम 1/3 ऑफ द लैंड में उनको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग आप कह रहे हैं आकर्षक ऑफर देकर इस तरह के मुद्दों इस तरह के मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। सौरभ, यहाँ पर जब हम लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं और सरकार इस पर अपनी प्रतिबद्धता जता रही है कि 2022 तक वो हर भारतीय को, हर परिवार को एक घर देंगे जब भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होंगे। ये भी कहा जाता है लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए लो इंटरेस्ट रेट्स की जरूरत है। एज अ डेवलपर, प्रमोटर, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा महंगाई से रिलेटेड है और आरबीआई के हाथ में है? देखिए, ये बात तो सही है कि लो इंटरेस्ट रेट के बगैर हाउसिंग कहीं भी डेवलप नहीं कर सकती, बिकॉज हाउसिंग में एक बहुत बड़ा अहम सहायता मिलती है हाउसिंग मॉर्गेज से। और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो मॉर्गेज मार्केट है वो बहुत ही डेवलप रहता है। 30 साल तक की आपको लोन्स मिलती हैं और बहुत कम रेट में मिलती है। उससे क्या होता है कि आदमी की जो स्पेंडिंग पावर है, जो हाउस, जब हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट, आप दाम नहीं कम करके अगर आप इंटरेस्ट रेट भी कम कर देते हैं तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इंडिया में ये तो बहुत जरूरी है कि हाउसिंग के लिए हम एक जो मॉर्गेज मार्केट है उसको ज्यादा डेवलप करें। हम ये इंश्योर करें कि उसमें जो रेट अवेलेबल है वो कम से कम हो, उससे अफोर्डेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो नई सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि वादे भी बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन 100 दिन के अंदर कुछ न कुछ कर दिखाने का भी वादा है। तो आशा करते हैं कि इन 100 दिनों के अंदर अगर ये वाकई में कुछ होना है इन मुद्दों पर, तो इसका कुछ न कुछ खाका हम लोगों को सामने जरूर दिखेगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे देखेंगे भुवनेश्वर के बारे में क्रिसिल की राय और जानेंगे कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप कर सकते हैं निवेश।